ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। एक लंबे टाइम के बाद आपके रूबरू हो रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं। फिर आप समझते होंगे कि भाई मैं कैसे विजुअलाइज कर रहा हूं, तो एक अपनी मन की आंखों से देख रहा हूं। एक लंबे अरसे तक हमने इंतजार किया आप लोगों से मिलने का, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी सिचुएशंस कुछ ऐसे हो गए जिस कारण से हमको इतना लेट आना पड़ा। और उसमें भी आप जानते हो कि अभी इंग्लिश मीडियम में भी चूंकि मैं हूं, तो मैं उन दोनों पार्ट को संभालते हुए आपको लगभग 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 20 मिनट्स तक 20 मिनट्स तक कवर करूंगा। लेकिन आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय करोगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे। अब एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है, एक लंबे अंतराल के बाद रूबरू हो रहे हैं। फिर आपको अब अंकुर, मिस्टर अंकुर मेरे ब्रिज का काम करेंगे जैसा पीछे किया करते थे, और इन्हीं के मार्फत हम आपके रिस्पॉन्स को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और हम लोगों के बीच आपस में संवाद स्थापित हो पाएगा, कम्युनिकेशन लाइन बन पाएगा। और इसमें मैं ये दो तीन बातें इंफॉर्मेशन पहले चाहूंगा कि पीछे हमने आपके मॉडर्न हिस्ट्री कवर किए थे और आप लोगों ने उसमें रिवीजन वर्क किया होगा। तो मैं 2 प्रश्नों का जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत कुछ प्रश्न और आंसर से ही होना चाहिए। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपसे प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं कुछ ऐसी सूचनाएं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे क्लास शुरू करने से पहले उन सूचनाओं से अवगत होना आवश्यक है। जैसे मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे स्टूडेंट्स थे वो तो मौजूद हैं, ऐसे बच्चे भी इसमें हैं मिस्टर अंकुर, आस्क देम। अंकुर के लिए मैंने एक नया नामकरण भी किया है, संजय। जैसे धृतराष्ट्र के संजय थे, उसी तरह से अंकुर हमारी आंखों का भी काम कर रहे हैं, और अंकुर के मार्फत हम आपसे संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। इसलिए दे आर जस्ट वर्किंग एज द आईज एंड ईयर ऑफ मी। एंड इस तरह से अब उनके मार्फत से ही हम आपसे सूचनाएं एकत्रित करेंगे। तो आप पहले ये सूचित करिए कि आप में से जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्लास किया था, इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं थे और सीधा वर्ल्ड हिस्ट्री में आए हैं। प्लीज इन्फॉर्म मी, बी फास्ट। क्या वैसे बच्चे भी हैं जो पहले मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आए हैं? अंकुर, कुछ आइडिया लो। नहीं, मुद्दा वो नहीं। जो हमारे बच्चे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हैं वो तो हैं ही। मैं अभी केवल यह सूचना चाह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो केवल वर्ल्ड हिस्ट्री में आए हैं। ये बता रहा हूँ, क्या जो नो कह रहे हैं वो मॉडर्न वाले हैं, जो यस कह रहे हैं वर्ल्ड वाले। ओके ओके, तो थोड़ा सा आइडिया वर्ल्ड वाले को करो अंकुर। यू हैव टू बी डू इंटेलिजेंटली। मुझे वो तो पता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले कितने हैं उसको, उसके मुताबिक मुझे अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। मैक्सिमम वर्ल्ड आंसर काउंट। मैक्सिमम वर्ल्ड है मतलब मैक्सिमम मॉडर्न से हाँ, वर्ल्ड में कम। ओके। तो गिव मी अ हिंट, गिव मी अ हिंट, बी स्मार्ट, केवल हिंट करो। ओके माय स्टूडेंट्स, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, गुड। अब माय स्टूडेंट्स, जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास किया वो मेरी रणनीति तो समझ पा रहा होगा, कि मुझे पढ़ाने का मेरा तरीका समझ पा रहा होगा, मेरा पढ़ाने का अंदाज समझ पा रहा होगा। एंड बट दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन एसोसिएटेड सिंपली इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, तो वो मेरे पढ़ाने का अंदाज नहीं समझ पा रहे होंगे। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो सोशल साइंस पढ़ने का अंदाज ही हो सकता है, अभी नहीं समझ पाए हों। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आप 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब आप उसको कह सकते हो सूचनाओं पर आधारित पढ़ाई, मतलब सूचनाओं पर आधारित। एक शिक्षा होती है जिसको कहते हैं सूचनाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशंस।
और ये जो सूचनाओं पर आधारित जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, द बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशंस, यही प्रचलित होता है नॉर्मली, यही आज का स्टैंडर्ड है। स्टूडेंट सूचना के आधार पर पढ़ते हैं, उसको तथ्यों को गैदर करते हैं, उन तथ्यों को स्मरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूपीएससी में जितना बड़ा एरिया है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में तो ये काम चल जाता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाते हो तो पहले ही यूनिवर्सिटी आपको कम से कम जो आपके कॉलेजेज हैं वो 10 क्वेश्चंस या 10 टॉपिक्स आपको ईयर मार्क कर देते हैं कि इन्हीं 10 टॉपिक्स से क्वेश्चन होगा, या फिर आपको कई बार क्वेश्चन ही गेस कर देते हैं। तो आप उसी तरीके से 7, 8 या 10 क्वेश्चंस को स्मरण करके उसको लिख डालते हो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करने के बाद खूब प्रैक्टिस करते हो 5 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स, और फिर जाके एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको प्रोड्यूस करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, और उससे आप बहुत अच्छे अंक पा लेते हो। लेकिन जब आप यूपीएससी में आओगे तो यहां पर बिल्कुल नहीं, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज कोई भी एग्जाम में आओगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आओगे तो ठीक उल्टी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर स्काई इज द लिमिट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और खास के यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल होता है। तो आपको 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, फिर आपका ऑप्शनल पेपर होता है, एसे पेपर होता है। तो रूट लर्निंग तो यहां नहीं चल पाती, या सूचनाओं को अगर आप कलेक्ट करोगे तो सूचनाओं आज है लेकिन बहुत बेवफा है, कल ये सूचनाएं आपकी वैनिश कर जाएगी, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसमें हमने जो तरीका अपनाया है वो तरीका है ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई, यानी विचारों पर आधारित ओपिनियन बेस्ड स्टडी हमें करना है। और ओपिनियन बेस्ड स्टडी का फायदा यह होता है वहां इंफॉर्मेशंस होता है, परंतु इंफॉर्मेशंस आपके उदाहरण के रूप में निकलते चलते हैं, आपको पता नहीं चलता है। इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके उदाहरण के रूप में निकलते हैं। दीज आर सिंपली द एग्जाम्पल्स। मुख्य उसमें मायने रखता है एनालिसिस। जब मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां भी आपने देखा हुआ कि मैंने एक अप्रोच डेवलप किया, वो था इंटीग्रेटेड। और मुझे आज की तारीख में, मैंने आपसे पूछा तक नहीं है, बट आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पैटर्न है, जो हमने पेडागोगी आपको दिया है, वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको डेवलप कर लिया होगा। और जब आपका वो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है तो मॉडर्न हिस्ट्री कभी भी अब आप भूल नहीं सकते। हाँ, तथ्य भूलोगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, और जब भी आप भूलोगे आप बस उसको केवल समय समय पर ताजा करते रहना होगा, रिवाइज करते रहना होगा, छोड़ना नहीं होगा। मतलब आप महीने में कभी एक बार रिवाइज कर लो। आप पूरी जो मैंने पीडीएफ फॉर्म दिया है उसका एक आप बुकलेट बना लो, उस बुकलेट के थ्रू आप रिवीजन वर्क कर सकते हो। जो आपने क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे मॉडल आंसर दिया है, उस मॉडल आंसर को देख सकते हो। अब माय स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले एरिया को कवर करने चलते हैं और फिर आपसे हम बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो हम पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं। पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने ये मैटर भी आपको भेज दिया था, और मैंने पहला मैटर वर्ल्ड हिस्ट्री का भेजा हुआ है, आपको उसका डाउनलोड करना था, और डाउनलोड करके आपको उसको प्रिजर्व करना था। सो अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि हैव दे डाउनलोडेड द स्टडी मटेरियल आई हैव सेंट टू देम। क्या मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा, हैव यू डाउनलोडेड इट? क्या आपने उसको डाउनलोड कर लिया है? अंकुर, जस्ट आस्क देम, उनसे आप पूछिए। प्लीज इन्फॉर्म मी, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है आपके आंसर के लिए। आप जितना क्विकली रिप्लाई दोगे उतना हमारा समय बचेगा, हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर जिन्होंने नहीं किया है उनसे मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि आज के आज जाकर आप डाउनलोड करिए। मैंने टाइमली, देखिए मैं पहली बात बता देता हूं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी किया है तो आपको मेरा तरीका पता ही है, और मैं पहले आपको स्टडी मटेरियल भेजूंगा, और स्टडी मटेरियल को भेजने के बाद आपसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लास करने के बाद पढ़ोगे फिर समझ में आ जाएगा। तो उस स्टडी मटेरियल को मैं एडवांस में भेजूंगा कि आप में से कुछ जिज्ञासु स्टूडेंट हैं वो पहले भी पढ़ सकते हैं, और पहले एक बार पढ़ के आ जाइए, उसके बाद मैं फिर क्लास में आपका क्लास कवर करूंगा। क्लास कवर करने के बाद फिर तब दोबारा एक बार जाके पढ़ लीजिए। अब देखिए,
अब आपका टॉपिक है, जैसे ये पहला जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक केवल बैकग्राउंड टॉपिक है। बैकग्राउंड टॉपिक का मतलब हुआ कि उससे आपको पता चलेगा पृष्ठभूमि वाला टॉपिक। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर किया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने से पहले पीछे मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा एंशिएंट और थोड़ा सा मेडिवल के बारे में आपको जिक्र किया था। तो आप जब आपको पढ़ना है, आपको मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, तो मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में आप मॉडर्न वर्ल्ड बिना उसके बैकग्राउंड नॉलेज के समझ ही नहीं सकते हो। अब अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करोगे तो रियली यू विल बी कंफ्यूज। यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करने में आप इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस का को जो डिजाइन किया, लगता है वो आधा सो रहा था जब सिलेबस बनाया था। क्योंकि सिलेबस को उसने बड़ा ही अजीब तरीके से पेश किया। विश्व इतिहास जो 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था और विश्व इतिहास का सिलेबस जो मेरे सामने आया था, तो पहले मैं ये सोच रहा था कि भाई इसको टेकल कैसे किया जाए। इट वॉज वेरी टिकलिश टास्क। ये तो बहुत टिकलिश टास्क है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज क्लियरली मेंशन नहीं किया था। जैसे किया था राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, अमेरिकी क्रांति फ्रांस के, फिर वो लिखता है औद्योगिक क्रांति इन 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति है 19th सेंचुरी में, वो लिख रहा है 18th सेंचुरी। फिर औद्योगिक क्रांति के बाद सीधा लिख रहा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, नहीं, उसके बाद लिख रहा है विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध के बाद फिर लिख रहा है उपनिवेश मुक्ति, और उपनिवेश मुक्ति के बाद लिख रहा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। फिर लिख रहा है विभिन्न विचारधारा, राष्ट्रवाद, समाजवाद आदि आदि। तो मतलब ये क्लियर ही नहीं वो कर रहा है, और ना उसकी कोई क्रोनोलॉजी है। जब 2013 में मैंने सिलेबस को देखा तो मैंने कहा भाई इसमें बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता कि देखिए, हमने जब 2013 में सिलेबस आया तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको लगातार फॉलो किया, जैसे 2013-14 का क्वेश्चन फॉलो किया, फिर 15, 16, 17, तो 18 तक आके बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो किस एरिया और कहां तक वो पूछ सकते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स, मैं तुमको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मेरी बहुत एम्बिशियस योजना है। पहले बात मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने कुछ टॉपिक ईयर मार्क किया, उसकी चर्चा भी कर देता हूं, लेकिन मेरी योजना इससे कहीं आगे है। जैसे जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था तो उसमें 4 क्वेश्चन उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछे थे। फिर 2014 में 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पूछते रहे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन किस क्या स्थान रखता है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन करने लगते हैं। मैं मानता हूं नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक व्यापक आप समझ विकसित करो उससे, और मैं वो समझ विकसित करवाऊंगा आपको। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने डेवलप करवाया है। मेरा दावा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा जो क्लास समाप्त होगा तब तक इसी प्रकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच आप डेवलप कर चुके होंगे। होने तो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास समाप्त, आप इस बात को महसूस करना। और सबसे मेरा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो ये है कि मैं पहले आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को कई खंडों में बांट कर देखूंगा, और मेरी योजना वहां यह है कि मैंने आपके जो स्टडी मटेरियल जो आपको देने जा रहा हूं उसमें 2020 यानी पैंडेमिक से पहले तक का चेंजेज मैंने दे दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर उसको पढ़ेगा तो पहले 2020 तक से पहले, 2020 में फिर पैंडेमिक आ गया है ये कोरोना, उसके बाद मैं उसको नहीं ले पाया। 2019 तक उसको ऑलमोस्ट कवर करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन चलिए चर्चा में अब 2020, 21, 22 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको सबसे बड़ी बात जो वर्ल्ड हिस्ट्री से होगी कि एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में आपको बड़ी सुविधा होगी। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब है कि जब हम एक विषय पढ़ते हैं, उस विषय के नॉलेज का उपयोग हम दूसरे विषय को क्लियर करने में करें तो उसको कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक उपयोग। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़ने के क्रम में आप विश्व अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ सकते हो। आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के क्रम में आप विश्व संविधानवाद का विकास पढ़ सकते हो। आप विश्व इतिहास पढ़ने के क्रम में और पढ़ सकते हो, नहीं मैं कंपल्सरी पढ़ाऊंगा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। मैं आपको एक ब्लॉक बनाऊंगा,
उस ब्लॉक में मैं आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण दूंगा। शायद आपको इस स्टडी मटेरियल में भी हो, मैं देखता हूं। ये आपका क्वेश्चन है और जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। शायद देखिए, ये मैंने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण करके ये मैंने आपको दिया है अर्थव्यवस्था, माने इंटरनेशनल इकोनॉमी। साथ साथ आप समझोगे, जैसे मैंने दिया यूरोपीय संस्कृति में परिवर्तन के प्रभाव, यूरोप में आधुनिकता को प्रोत्साहन, ये आपका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। तो ये आपका हुआ इस पहला खंड में, जो आपका बैकग्राउंड खंड है। उसी तरह से दूसरा खंड आएगा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय, उसमें आपको संविधानवाद का विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास। इसमें भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास देख सकते हो, जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यूरोप और अन्य महाद्वीपों में जब उसका प्रसार हुआ तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल केवल आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करिए। तो चलिए हम पहले आपको इस पर लाते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ओपिनियन बेस्ड हम लोगों को स्टडी करनी, उसके लिए हमें क्या करना है, तो परिवर्तन को रेखांकित करना है। जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया है उसको आप आराम से डाउनलोड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब हमने यहां आपको क्या दिया कि विश्व इतिहास के अध्ययन का अर्थ है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना तथा इस क्रम में अतीत से वर्तमान तक के विकास को रेखांकित करना। आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दिया हुआ, कभी शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। आपका जैसे नई एनसीईआरटी में आप कक्षा 9 आपका विश्व इतिहास का है, तो आप उसको देखिए, तो उसमें प्रीफेस में लिखा हुआ होगा कि हम अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, आसपास की संस्थाओं को देखते हैं, और लेकिन उसे समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इस पर हम नहीं सोचते हैं कि हम कहां से चलकर यहां तक पहुंचे, कहां से चलकर। तो वर्तमान के अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास का अध्ययन है। वर्तमान के अतीत का मतलब ये जो हमारा अतीत है, वर्तमान को हम, जैसे हम वर्तमान को देखें, हम हमारे जो यहां पर अस्तित्व, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे अस्तित्व के पीछे भी एक इतिहास है। तो उस प्रकार से जब हम वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान के अतीत का हम जो अध्ययन करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक ए स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, सो दैट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। वो इतिहास का अध्ययन है। तो ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। फिर एनसीईआरटी में आपको एक जगह लिखेगा, एक फ्रेंच स्कॉलर है, बहुत रिप्यूटेड स्कॉलर, उसका नाम है फर्नांद ब्रॉदेल। तो फर्नांद ब्रॉदेल ने एक जगह पर लिखा है कि विश्व को समझे बिना हम भारत को नहीं समझ सकते, मतलब सॉरी, विश्व को समझे बिना हम राष्ट्र को नहीं समझ सकते। विदाउट द नॉलेज एंड विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेशन। मतलब राष्ट्र विश्व से अलग नहीं हो सकता। तो विश्व इतिहास जब पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपने नेशन पढ़ा, इंडिया का नेशन बिल्डिंग पढ़ा, लेकिन उसमें भी आपको याद होगा कि जब नेशन बिल्डिंग हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो जहां तहां वर्ल्ड हिस्ट्री का रेफरेंस आ रहा था, याद होगा आपको। हालांकि वहां पर मैं अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा था और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो यह बात क्लियर होगी। इसलिए मेरा टारगेट था कि मॉडर्न हिस्ट्री, और मैं होली के शीघ्र बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर आने वाला था। कुछ ऐसा रूटीन इस तरह का बन गया जिस कारण से मुझे विलंब होना पड़ा, और आप लोगों का बार बार मैसेज मिलता था मेरे अपने असिस्टेंट के द्वारा कि वे स्टूडेंट्स हैं, तो जितना आप बेचैन थे उतना ही मैं भी बेचैन था आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा क्लासेस कहीं कुछ स्केड्यूलिंग इस तरह की हो गई थी और आप लोगों के कई क्लास लग चुके थे, तो हम नहीं चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि आपको, जैसा कि हमने मैसेज भी आपको भिजवाया था कि आप लोगों को पहले मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए हमने छोड़ दिया कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पहले भरपूर रिवाइज करोगे। अब पता नहीं मॉडर्न हिस्ट्री लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं। एक केवल मेरे सवाल का जवाब वो बच्चे दे दो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हो, जो केवल मॉडर्न हिस्ट्री में थे। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया, मॉडर्न हिस्ट्री में उनका कॉन्फिडेंस आ गया है या नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया, मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ गया है या नहीं।
यस सर। हाँ, रिवीजन किया, कॉन्फिडेंस आ गया, वेरी गुड। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएगा, आप लोग ब्रिलियंट लोग हो। लेकिन हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज हम लोग करते थे जो इसमें आपको नहीं होगा, हम लोग 5 एमसीक्यू क्वेश्चन करते थे। लेकिन इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन चूंकि आपका प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, मेंस का, लेकिन इसमें तो तुम दूसरे ढंग से एंजॉय करोगे। इसमें हम लोग मेंस का क्वेश्चन खूब करेंगे। जैसे मेंस का क्वेश्चन है एनालिसिस, इसमें आपको जैसे प्रीलिम्स वाले में मल्टीपल चॉइस आपको सीखने का अवसर मिला था मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, और मेंस का भी हमने काम किया था। परंतु मेंस के क्वेश्चन में जो कसर आपको रह गया होगा या जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में हम आपका कॉन्फिडेंस ला देंगे। तो यहां पर वो आपको कंफर्टेबल लगेगा, और उसमें अंडरस्टैंडिंग आप लोग केवल वही मिस्टर अंकुर विल वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन अस एंड यू पीपल हैव टू प्रॉम्प्टली रिप्लाई माय क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारा क्लास कम्युनिकेटिव हो और हम लोग आपस में जुड़े रहें। तो यहां पर देखते हो परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना तथा इस क्रम में अतीत से वर्तमान तक के विकास को रेखांकित करना है विश्व इतिहास में। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि हम टॉपिक विशेष पढ़ने जा रहे हैं, हम टॉपिक को टॉपिक से लिंक करके अतीत से वर्तमान तक पहुंचने वाले हैं और वर्तमान से अतीत पर चले जाएंगे। अब जैसे वर्तमान है, तो वर्तमान में हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में पहुंच गए। आज आप देखिए ग्लोबलाइजेशन में भी ऑब्स्टेकल आ गया। आप पोस्ट पैंडेमिक एरा में देखिएगा तो आपके फॉरेन पॉलिसी में, आपके इकोनॉमिक पॉलिसी में, आपके हर जगह, आपके नेचर ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के मतलब डेमोक्रेसी के नेचर में, सब में चेंज आ चुका है आज पोस्ट पैंडेमिक एरा में। देखो आप उससे पीछे जाओगे तो पीछे 2008-9 के आर्थिक मंदी में चले जाओगे, मतलब इकोनॉमिक रिसेशन में आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो ग्लोबलाइजेशन में आ जाओगे। ग्लोबलाइजेशन से पीछे जाओगे तो 1970s के ऑयल क्राइसिस में आ जाओगे। ऑयल क्राइसिस से पीछे जाओगे तो केनेशियन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड सिस्टम में आ जाओगे। और जब पोस्ट वर्ल्ड सिस्टम से पीछे जाओगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाओगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे जाओगे तो 2 वर्ल्ड वॉर्स इन यूरोप में आ जाओगे, फांसीवाद, नाजिज्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस उसमें। उससे पीछे जाओगे तो उससे पीछे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आ जाओगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पीछे जाओगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पर आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो फ्रांस की क्रांति पर आ जाओगे। फ्रांस की क्रांति से पीछे जाओगे तो प्रबोधन पर आ जाओगे। प्रबोधन से पीछे जाओगे तो फिर आ जाओगे वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म, कमर्शियल रेवोल्यूशन, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, 30 इयर्स वॉर आदि पर आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो मेडिवल यूरोप में आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो फिर रोमन इंपायर और बिजेंटाइन इंपायर में आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो फिर ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन में आ जाओगे। उससे पीछे जाओगे तो नियोलिथिक एरा में आ जाओगे। और उससे पीछे जाओगे तो पत्थर तोड़ते हुए इंसान में आ जाओगे। हमारा अतीत और वर्तमान ये लिंक्ड है और हम अतीत से चलते हुए फिर वर्तमान पर पहुंचते हैं। ये केवल ऐसा नहीं कि आपको कोई स्लोगन, इसमें आपको कोई मैं डिफिकल्टी नहीं होने दूंगा। आपको करना है, आपको वर्तमान के चश्मे से अतीत को देखना है, आपको अतीत और वर्तमान के बीच संवाद स्थापित करना है। यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, दिस इज माई स्लोगन, यू हैव टू फॉलो इट। जैसा हमने पीछे किया है, आपको सोचने वाला प्राणी बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। तो मतलब यह है कि अब इसमें वर्तमान तक के विकास को रेखांकित करना, परिवर्तन के प्रक्रम को समझने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग करना है। तो परिवर्तन का प्रक्रम कैसे होता है, तो यहां पर आपको मैंने दिया हुआ है फार्मूला, वो मैं आपको लिखकर भी फार्मूला बता देता हूं। जैसे देखिए क्या देखा, आर्थिक परिवर्तन है, फिर सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे देखो इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चेंज पढ़ना है। तो चेंज को कैसे रेखांकित करेंगे, तथ्यों को तो नहीं देखना है, चेंज को देखना है और तथ्य उसको उदाहरण बनकर आएंगे। तो हम देखेंगे कि देखो सबसे पहले होता है जैसे आर्थिक परिवर्तन या इकोनॉमिक चेंज होता है। ये आर्थिक परिवर्तन वाली बात मैंने क्यों आपको बताई, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स आया, एक चिंतक जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली आर्थिक परिवर्तन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। उसने सारे परिवर्तनों की जड़ में आर्थिक परिवर्तन को रखा कार्ल मार्क्स ने।
तो उसके बाद क्या हुआ कि खैर मार्क्सवाद तो फिर आगे डिक्लाइन कर गया, लेकिन जो कार्ल मार्क्स का जो बेसिक फार्मूला था वो बेसिक फार्मूला किसी न किसी रूप में रह गया। और आज भी तुम देखोगे दुनिया में जो मेजर फैक्टर ऑफ चेंज के रूप में लोग इकोनॉमिक चेंज को महत्व देते हैं। अब इकोनॉमिक चेंज जब होता है तो क्या होता है कि एक कोई वर्ग होता है जो प्रभावी वर्ग होता है, उसका पावर टूटता है और एक नया वर्ग आता है, वो स्थापित हो जाता है। मतलब जैसे देखो इकोनॉमिक चेंज होगा तो पहले से एक स्थापित वर्ग होता है, उसका डोमिनेंस टूट जाता है और एक नया वर्ग आ जाता है, उसका प्रभुत्व या उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो जिस वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाता है वो पावरफुल हो जाता है, जाहिर है, और वो पावरफुल हो जाता है तो उसकी जो विचारधारा है वो प्रभावी हो जाती है। मतलब ये कहने का है मतलब कि अगर इकोनॉमिक चेंज होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट है सोशल चेंज, क्योंकि इकोनॉमिक चेंज का मतलब होता है एक जो पहले से प्रभावी वर्ग चला आ रहा है उसका प्रभुत्व टूटता है, उसकी जगह एक नया वर्ग स्थापित होता है। तो पहले आर्थिक परिवर्तन से माय स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट सामाजिक परिवर्तन। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वही जो मैंने वहां पर जो सर्कल दिया है ना वही सर्कल है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे आर्थिक परिवर्तन है और फिर मैं एक बार बता रहा हूं, तुम सभी लोग मेंटली अलर्ट रहना। जितनी देर मेरे क्लास चलेंगे, मेरे क्लास में ऐसा नहीं कि 2 घंटे ले पाऊंगा, मैं आपका 1 आवर 20 मिनट्स के करीब ले पाऊंगा, लेकिन उतने बंधी हुए क्लास आपके 1 आवर 20 मिनट्स के होंगे और आप लोगों को 1 आवर 20 मिनट्स तक मेरे साथ एकदम दिमाग को एक्टिव, दिमाग का जो स्विच है उसको एक्टिव मोड में रखना है हमेशा, ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो जो इकोनॉमिक चेंज तुमने देखा, तो इकोनॉमिक चेंज जब होता है तो पहले से एक चला हुआ वर्ग आता है, उसका वर्चस्व टूट जाता है और एक जो दूसरा वर्ग, नया वर्ग आता है वो स्थापित हो जाता है। तो जिसको तुम तो इसलिए आर्थिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा ही, और सामाजिक परिवर्तन होता है तो जानते हो क्या होता है, वैचारिक परिवर्तन होगा। वैचारिक परिवर्तन होगा। जैसे तुम देखो वैचारिक परिवर्तन से मेरा आशय ये हुआ कि जैसे जो विचारधारा होती है, अब देखते हो कोई नई विचारधारा आई, कभी राष्ट्रवाद की विचारधारा आई, कभी पूंजीवाद की आई, कभी समाजवाद की आई। ऐसा तो नहीं कि विचारधारा आसमान से गिरा या विचारधारा आसमान से गिरी या अचानक प्रकट हुई, ऐसे तो विचारधारा प्रकट नहीं होती है। यह विचारधारा कहां से आती है, या तो न तो धरती फोड़ के आती है, न आसमान से गिरती है। यह विचारधारा नेचुरली प्रकट होती है। अगर आप देखोगे तो यह विचारधारा नेचुरली प्रकट होती है और एक नए वर्ग से आती है, एक नया वर्ग पहले स्थापित होता है। तो जो पुराना वर्ग है उसकी अलग विचारधारा होती है, जब वो वर्ग हटता है और नया वर्ग आता है तो उसका दृष्टिकोण नवीन विचारधारा के रूप में आ जाती है। अब आज बताइए, आज तुम एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट की बात करते हो, तो एलजीबीटी कम्युनिटी की राइट की बात करते हो, तो ये कम्युनिटी की राइट की बात कौन करता है? ये कम्युनिटी कहां से आई? एक नए सामाजिक वर्ग से आई। तो ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी की आज जो राइट की बात, पहले भी तो कम्युनिटी तो पहले से ही थी, उसके राइट की बात पहले क्यों नहीं होती थी? तो एक नया वर्ग आया है जो मानकर चलता है कि इनको भी वही अधिकार है जिस तरफ सारे सिटीजन को है। दे आर द नॉर्मल, दे आर द न्यू नॉर्मल एंड दे शुड एंजॉय द राइट। तो मतलब यह है कि जब नया वर्ग आता है तो नवीन विचारधारा आती है। इसलिए जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो वैचारिक परिवर्तन होता है। अब वैचारिक परिवर्तन होगा, इसी से जुड़ा हुआ होगा राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन हट गया मैं, फिर इसी से जुड़ा होगा। अब ये जो परिवर्तन का क्रम चल रहा है, तो अब राजनीतिक परिवर्तन तुम देख रहे हो, तो अब ऐसा नहीं, ये यूनिलीनियर नहीं है, ये एक रेखीय नहीं जा रही है, ये साइक्लिक जा रही है। जैसे अगर आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया, सामाजिक परिवर्तन ने वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया, नई विचारधारा को, तो नई विचारधारा ने फिर राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। अब इसी के साथ तुम और भी चाहो तो जोड़ लो सांस्कृतिक परिवर्तन भी, हालांकि विचारधारा के साथ ही सांस्कृतिक परिवर्तन भी जोड़ सकते हो। अब यह जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन फिर घूमकर आएगा आर्थिक परिवर्तन की दिशा में।
तो मतलब है कि यह परिवर्तन आएगा तो फिर यह आर्थिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहन देगा, आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा, सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा। यह साइकिल घूमता रहेगा और इसी घूमते हुए साइकिल में आपको चेंज समझना है। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊंगा जो पहला टॉपिक है, पहले आज आप पढ़ लो, फिर मैं वो टॉपिक बताऊंगा कि पहले व्यावसायिक क्रांति होगी तो एक नया वर्ग आएगा, व्यापारी वर्ग। सामाजिक परिवर्तन होगा तो एक व्यापारी वर्ग आएगा, वही मध्य वर्ग होगा। और उसकी जो नवीन विचारधारा आएगी पुनर्जागरण होगी, और पुनर्जागरण होगी वो धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन देगा, राष्ट्रीय राज्य के उद्भव को प्रोत्साहन देगा। तो मतलब है कि ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन एक ही थैली के चट्टे पट्टे एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स बी फास्ट कि आप इस डायग्राम को समझ पाए। यही डायग्राम मैंने पीछे यहां दिया है, यही मैंने दिया है यहां, और यही मैंने यहां पर फिर लिख के दिया है। अंकुर आस्क देम, आप समझ पाए वो? आप लोग ब्रिलियंट लोग हो, आप लोगों को समझाने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में नो बुक, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल और मेरा क्लास लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री में, दैट्स एनफ। आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, ये मैं आपको बोल रहा हूं और पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। आपको मैं स्टडी मटेरियल मैं सप्लाई करूंगा, आप केवल हमको इतनी गारंटी दो कि सर आप जो भेजेंगे और आप जो क्लास में कराएंगे उसको ईमानदारी से हम पचाने का प्रयत्न करेंगे। इतना ही एश्योरेंस चाहिए, ना बुक्स बनाना है ना नोट। यही आपका जैसे पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, क्लास में मैं लेक्चर दूंगा, आप कॉपी के साथ बैठे हुए मेरे सामने सभी लोग पेन पेपर लेकर बैठता है कि नहीं? अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, ये लोग हमारे सामने जब हमारा क्लास अटेंड करने आते हैं तो पेन पेपर लेके बैठते हैं या नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पेन पेपर लेके बैठते हैं। तो आपको जो भी कुछ लगे, कुछ अच्छा लगे, कुछ इस तरह का, तो आप नोट डाउन कर लो। फिर जो मेरा पीडीएफ पर हो तो उसमें तो आपने पेज तो प्रिंट तो आप निकालते होगे, तो प्रिंट को आप नोट्स बनाओगे, और वही जो प्रिंट है उसी के बगल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे क्लास लेक्चर से लगी या फिर प्रिंट में ही पढ़ते हो तो आप साइड में पॉइंट बनाना चाहो, उसी पर आप पॉइंट बना लो। और वर्ल्ड हिस्ट्री केवल और केवल आप मेरे स्टडी मटेरियल से कर लो, आप बिल्कुल फ्री रहो। क्या कर रहे हैं अंकुर ये लोग? हाँ, आप लोग बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री में चिंता मत करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप मुझको फॉलो करिए। आपको जितनी आवश्यकता है उससे मैं कहीं ज्यादा आपको देने जा रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और अब देखो इसमें टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स मैंने ईयर मार्क किए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स का आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, मैं सारे टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा आपको। ये सब टॉपिक है, मैं उसे टॉपिक एक बार बोल दूं कि एक तो ये तो बैकग्राउंड टॉपिक है, राजतंत्र का उद्भव तथा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। इस परिवर्तन को समझने के लिए 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच यूरोप में होने वाले परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। दूसरा, प्रबोधन तथा यूरोप का आधुनिकीकरण। तीसरा, अमेरिकी क्रांति तथा अमेरिकी संविधान। चौथा, फ्रांस की क्रांति तथा इसका प्रभाव एवं नेपोलियन बोनापार्ट। पांचवा है यूरोप में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद तथा यूरोप पर इसका प्रभाव। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, ऑटोमन साम्राज्य एवं बाल्कन प्रश्न, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और जापान। एशिया में साम्राज्यवाद तथा अफ्रीका का विभाजन, समाजवाद एवं वामपंथ, प्रथम विश्व युद्ध का उद्भव एवं प्रभाव, पेरिस शांति सम्मेलन एवं अरब राष्ट्रवाद, विश्व आर्थिक मंदी तथा इटली एवं जर्मनी में फांसीवाद एवं नाजीवाद का उद्भव, और मुसोलिनी एवं हिटलर की विदेश नीति तथा द्वितीय विश्व युद्ध, एशिया एवं अफ्रीका पर प्रभाव। शीत युद्ध एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे स्वेज नहर संकट, क्यूबा प्रक्षेपात संकट, वियतनाम संकट। ये सब जस्ट आपको इसके लिए। अब देखो, अध्ययन की दो प्रकार की पद्धति है। जैसे मैंने पीछे भी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किए हुए, तो आपके लिए नया नहीं होगा। हम अध्ययन की दो पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। एक है वर्टिकल, लंबवत।
और दूसरा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल। तो इसमें भी आपको लंबवत भी चलेगा और क्षैतिज भी चलेगा, लंबवत कम क्षैतिज ज्यादा। आपको जीएस में अगर जितना आप क्षैतिज रहोगे, जितना हॉरिजेंटल रहोगे जनरल स्टडीज में, उतना फायदा है आपको, क्योंकि जीएस में वो आपको बहुत लंबवत नहीं जाते हैं क्वेश्चन में, वर्टिकल वो क्वेश्चन के अंदर जीएस में ज्यादा नहीं जाते हैं। वो जीएस में कैसे कहां जाते हैं, तो वो जाते हैं मुख्य रूप से क्षैतिज या हॉरिजेंटल पर। जैसे एक सिमिलर, जैसे अभी देखो टॉपिक विशेष की गहराई से अध्ययन, अब जैसे अमेरिकी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का, प्रथम विश्व युद्ध का, इस सब तरह का टॉपिक का तुम अलग अलग अध्ययन करते हो, तो ये लंबवत अध्ययन है, मतलब सीधा उस टॉपिक को उठाए और लंबवत रूप में आप उसको पढ़ लिए। दूसरा देखो क्षैतिज। अब अध्ययन का क्षैतिज दृष्टिकोण ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए परिवर्तन को रेखांकित करना, मतलब इसमें आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए परिवर्तन को रेखांकित करोगे। जैसे आप देखो, प्रबोधन को अगर आप नहीं समझते हो तो अमेरिकी क्रांति को नहीं समझ पाओगे, अमेरिकी क्रांति को नहीं समझते हो तो फ्रांस की क्रांति को नहीं समझ पाओगे, फ्रांस की क्रांति को नहीं समझते हो तो 19वीं सदी के उदारवाद और राष्ट्रवाद को नहीं समझ पाओगे, और 19वीं सदी के उदारवाद और राष्ट्रवाद को नहीं समझोगे तो फिर तुम अगर 19वीं सदी के उदारवाद और राष्ट्रवाद को नहीं समझोगे तो फिर औद्योगिक क्रांति 19th सेंचुरी का नहीं समझ पाओगे, और 19th सेंचुरी का औद्योगिक क्रांति नहीं समझोगे तो फिर तुम पूंजीवाद का विकास 19th सेंचुरी का नहीं समझ पाओगे तो साम्राज्यवाद नहीं समझ पाओगे, एशिया और अफ्रीका का विभाजन नहीं समझ पाओगे, पूंजीवाद का विकास नहीं समझ पाओगे, और जब उसको नहीं समझोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं समझ पाओगे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं समझोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं समझ पाओगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं समझोगे तो आप विश्व युद्धोत्तर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट और जो बाकी वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको आप नहीं समझ पाओगे, और उसको नहीं समझोगे तो आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं, तेल संकट को नहीं समझ पाओगे, तेल संकट को नहीं समझोगे तो ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ पाओगे, ग्लोबलाइजेशन नहीं समझोगे तो आप 2008-9 का जो सबप्राइम लोन क्राइसिस है और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन है वो नहीं समझ पाओगे, और वह नहीं समझोगे तुम वर्तमान विश्व व्यवस्था नहीं समझ पाओगे। तो मतलब सबके बीच एक कनेक्टिविटी है, तो हम लोग को हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे हम लोग को बड़ी शिद्दत से देखना है, और तुम लोगों को इस मुहिम में हमारा साथ देना है। अब अमेरिकन सिविल वॉर ये सब मैप वैप है, तो ये मैप आपको पढ़ाऊंगा तो मैप का मैं भरपूर यूज करूंगा, ये मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। अच्छा, प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटेनमेंट, अंग्रेजी में उसको इनलाइटेनमेंट कहते हैं, मतलब एक खास विचारधारा है। जो प्रबोधन है वो एक खास विचारधारा है, मध्यवर्गीय विश्व दृष्टि है, उसको प्रबोधन को हम क्या बोलते हैं, तो मध्यवर्गीय विश्व दृष्टि बोलते हैं। वह एक तरह से मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू है, दैट इज द प्रबोधन जो है वो मध्यवर्गीय विश्व दृष्टि है। अब इस तरह का मैं डायग्राम भी आपको दूंगा बना के, इसलिए दूंगा कि इसको आप देख सकते हो, जैसे इस तरह का डायग्राम, ये पूरा आपको कनेक्टिविटी ला देगा ये डायग्राम। अब अंतर अनुशासनात्मक क्या है, अंतर अनुशासनात्मक जिसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें क्या है, इतिहास विषय के माध्यम से अन्य विषयों की समझ विकसित करना। विश्व इतिहास का उपयोग हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और संविधान की समझ को विकसित करने में भी कर सकते हैं। ये समझ हम लोग को कंपल्सरीली विकसित करना है, और आप लोग तब तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे और मुझे खुद बताओगे। तो ये हुआ हमारी अध्ययन की पद्धति। अब ये सब तो है कि मैं कनेक्टिविटी बनाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप मोटे तौर पर समझ गए कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री किस तरीके से ले चलना है? मोटे तौर पर समझ गए? प्लीज माय स्टूडेंट्स अब हिंट करिए, तो मैं अब बैकग्राउंड टॉपिक आरंभ कर दूं। आज शुभ शुरुआत कर देते हैं। ओके, तो आज शुरुआत कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन आज तुम लोग पढ़ोगे, आज पहला दिन है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। और ध्यान रहे, मैं हमेशा जब टॉपिक शुरू करूंगा उससे पहले स्टडी मटेरियल भेजूंगा, और मैं स्टडी मटेरियल भेज के मैं तुरंत प्रॉम्प्टली आपको मैसेज भी करवाऊंगा। सो प्लीज ऑब्जर्व द मैसेज, व्हेन एवर यू विल गेट द मैसेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, यू हैव टू गेट द PDF
downloaded as early as possible. You have not to spend your time uselessly. You have to utilize the time very efficiently. अब देखिए हमारा पहला टॉपिक आता है प्राचीन मध्य एवं आधुनिक विश्व का उद्भव। अब ये टॉपिक देखो, एक यूपीएससी का जानते हो फॉर्मूला क्या है, बहुत अच्छा और शर्तिया फॉर्मूला है, पीछे ही बताया हूं, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। समथिंग ऑफ एवरीथिंग से मतलब है कि यूपीएससी में हमें कुछ चीजें अवश्य जाननी चाहिए, मतलब बहुतों का कुछ जानना चाहिए और कुछ का बहुत जानना चाहिए। तो मतलब यह है कि ये हमारा टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपसे एक एनेक्डोट शेयर करते हैं। जैसे हमको कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्यों आवश्यकता होती है। मैं इंग्लिश लिटरेचर में था ग्रेजुएशन में, तो उसमें मुझे कुछ शेक्सपियर का, मेरी कहानी को आप गौर से सुनिएगा, शेक्सपियर का कुछ प्ले पढ़ना था हमें। तो शेक्सपियर का हमें 2 प्ले पढ़ना था, एक जूलियस सीजर और एक पढ़ना था ऑथेलो। तो ये 2 प्ले पढ़ना था। तो उस क्या होता है कि वहां अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या था कि बाकी जैसे हैमलेट मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, किंग लियर पढ़ा हुआ नहीं था, जो बाकी उसके जो ट्रेजेडी थे, हैमलेट पढ़ा हुआ नहीं था, किंग लियर पढ़ा हुआ नहीं था, फिर मैकबेथ पढ़ा हुआ नहीं था, ये सब मेरे पढ़े हुए नहीं थे। और एक अच्छा स्टैंडर्ड राइटिंग करने के लिए बाकी ट्रेजेडी का भी रेफरेंस देना उचित है। तो मान लो हम क्रिटिकल बुक उस पर पढ़ते थे तो उसे में तो रेफरेंस होता था, लेकिन उसे हम जुड़ नहीं पाते, क्योंकि कहानी पता नहीं होती थी वह हैमलेट में एग्जैक्टली क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा और वो मेरे उचित गाइड भी थे और बहुत कुछ उनसे हमको सीखने का लाइफ में मौका भी मिला, राइटिंग वगैरह खासकर। उन्होंने एक मुझे बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव दिया, कहा कि ऐसा है कि एक बुक का उन्होंने नाम लिख कर दिया कि तुम ये बुक मार्केट से खरीद लो और इस बुक में सबकी कहानी डिटेल्स में, थोड़ा सबके 10-12 पेजेज में सबकी कहानी दी हुई है, तो कहानी पढ़ लेना। तो कहानी पढ़ने से कहानी की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो जाएगी और लिखने में तुम उसका रेफरेंस देते जाना, तो वहां जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि अरे इसको तो सारा प्ले पढ़ा हुआ है। तो वही बात होती है कि जब हम किसी टॉपिक पर लिख रहे होते और सारे टॉपिक का लाइट उस पर पड़ रहा होता है, तो परीक्षक आपके से अभिभूत हो जाता है। उसको लगता है कि देखो कितना ये वेल रेड मेरा स्टूडेंट है, कितना वेल रेड है, ये चीजों को इतनी बारीकी से समझ पा रहा है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप उसे इसलिए जुड़ पाते हो आसानी से कि अच्छा आपकी भी समझ ज्यादा विकसित होती है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो इसमें ज्यादा टाइम देना हमें बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया मैं चाहता हूं कि आपको मिल जाए। तो इसलिए हम यहां पर मैं बताता हूं कि विश्व इतिहास के अध्ययन को यूरो केंद्रित क्यों माना जाता है। यूरो केंद्रित का मतलब यूरोप पर केंद्रित। तो देखिए, एक्चुअली यूरोप ने दुनिया का औपनिवेशीकरण किया, दुनिया के उपनिवेश बनाए। अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं कि उपनिवेश क्या है, क्योंकि तुम लोग काफी प्रबुद्ध हो। तो दुनिया में अपने उपनिवेश खड़े किए, एशिया या फिर कि लैटिन अमेरिकी देशों को गुलाम बनाया। तो जिन देशों को उसने गुलाम बनाया तो वहां पर तो उसने शासन किया, और शासन करके उस देश में इतिहास का अध्ययन, या इतिहास ही नहीं, जितने भी सोशल साइंस है, चाहे वो समाज शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी का अध्ययन उसी ने शुरू किया। तो अध्ययन करने के क्रम में जो यूरोपीय विद्वान थे, एक तो उसकी उस राज्य या उस क्षेत्र की समझ भी यूरोपीय विद्वानों को नहीं होती थी। एक दिक्कत उनके साथ यह भी थी कि चूंकि वो बाहरी तत्व थे, एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे, तो उनको वहां के चीजों की समझ नहीं होती थी। और दूसरा क्या था कि उन्होंने हमारे सोसाइटी या हमारे जो अतीत है उसकी समझ, अब भारत के बारे में कहते थे धर्म पर आधारित, भारत में धर्म प्रभावी होता है, हर चीज का निर्णय के पीछे धर्म होता है। लेकिन अब वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे समाज का एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन क्या है। दूसरी बात है कि उनका इरादा भी नेक नहीं था, वो जानबूझकर भी हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे थे। हमारा ही नहीं, जहां भी गए, अफ्रीका में गए, लैटिन अमेरिका में गए, एशिया के अन्य क्षेत्रों में गए, तो वहां के इतिहास को अपने ढंग से तोड़ा और मरोड़ा। तो जब इन देशों को आजादी मिली, तब इनके हिस्टोरियंस ने जब स्टडी शुरू किया तो उनके बहुत सारी मान्यताओं को खंडित किया। परंतु आज भी बहुत सारी मान्यताएं बची हुई, बहुत सारे उनके जो
मान्यताएं हैं, यूरोसेंट्रिक जो मान्यताएं हैं, वो यूरोसेंट्रिक मान्यताएं आज तक बनी हुई है। जैसे देखो, अब जब उन्होंने हमारा औपनिवेशीकरण किया तो 3 स्तर पर औपनिवेशीकरण किया। एक तो राजनीतिक रूप में हमको गुलाम बनाया, तो राजनीतिक रूप में हमने सबसे पहले आजादी प्राप्त की। फिर वो आर्थिक रूप से हमें कुछ और समय के लिए गुलाम बनाए रखा, तो आर्थिक रूप से आजादी प्राप्त करने में हमें थोड़ा और भी टाइम लगा। और सांस्कृतिक रूप से आजादी हम आज तक नहीं प्राप्त कर सके, मतलब हमारे सामाजिक विज्ञान पर, हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति पर आज तक उनका प्रभाव है और हम प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। गांधी जी ने बहुत पहले इस मुद्दे को उठाया था कि अगर ब्रिटिश चले जाएंगे तो क्या मतलब ब्रिटिश चले जाएं और ब्रिटिश पश्चिमी संस्कृति भारत में रह जाए तो क्या आप आजाद हो पाएंगे। उनका कहना था, अपने हिंद स्वराज में कहा था कि क्या ब्रिटिश के बिना आप ब्रिटिश संस्कृति को भारत में पसंद करेंगे। तो वही बात लागू है कि हमारा जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है उसमें और भी ज्यादा विलंब हो गया, तो ये आपका फैक्टर है, तो वी हैव टू डिस्कस। अब यूरोप केंद्रित में आपको बताया कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया में अफ्रीका में विकसित हुई। अब यथा पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता आई है, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, उसके थोड़े समय के बाद चीन की सभ्यता थी। जहां तक यूरोप का सवाल है तो यूरोप में प्राचीनतम सभ्यता यूनान और ऊपर वर्णित सभ्यताओं से बहुत बात की। अब जैसे देखो, दुनिया में प्राचीनतम सभ्यता में 3 सभ्यताएं कोई पूछे तो मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता, ये प्राचीनतम सभ्यता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर चीन की सभ्यता आई, और जिसको तुम ग्रीक सभ्यता कहते हो तो बहुत बाद में आई है। उससे पहले तो लैटिन अमेरिका में एक माया सभ्यता आ चुकी है। तो वह अगर यह दावा करते हैं कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया, तो उनका दावा कितना खोखला है कि भाई जिस समय हम सभ्य थे उस समय तो आप खुद असभ्य थे, हम तो आपसे बहुत पहले सभ्य हो चुके थे, माने हमारे यहाँ सिविलाइजेशन आपसे पहले आ चुका था। और फिर उसी प्रकार प्रथम वैश्विक साम्राज्य की स्थापना यूरोप में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में हुई, तथा इसे अखमीनी साम्राज्य, उसको अकेमेनिड या अखमीनी साम्राज्य बोलते हैं। अकेमेनिड मैंने आपको बताया, अकेमेनिड एम्पायर के नाम से जाना गया। इतना तक कि यूरोपीय पुनर्जागरण के उद्भव में भी पूर्वी सभ्यताओं का योगदान है। यूरोपीय पुनर्जागरण मैं आपको बताऊंगा, जो पूर्वी सभ्यता से उनको प्रभाव पड़ा तब यूरोप में पुनर्जागरण आया। तो खैर ये आगे देखोगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्राचीन यूरोप में राजनीतिक संरचना, क्योंकि देखो आप लोगों ने इसको अभी पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ लेते तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। फिर आज मैं मान के चलता हूं कि आज मैंने फाउंडेशन वर्क किया है और आप लोग मुख्य रूप से पढ़ोगे। देखो देखिए, जैसे जो कोई भी समाज ने जो आगे बढ़ा है उसका बढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले वो प्रस्तर युग में, और प्रस्तर युग का मतलब पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया है। तो प्रस्तर युग में भी पूरा पाषाण काल आता है, और पूरा पाषाण इसमें भी, मतलब प्रस्तर युग में पूरा पाषाण काल आता है, और इसके बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल माने पूरा पाषाण काल है, फिर एक बीच में मध्य पाषाण काल भी एक परिकल्पना की गई। चलो उतना हम आपको नहीं उलझाएंगे, एक मध्य पाषाण काल की परिकल्पना है। मतलब पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था और मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक था। लाखों वर्ष पहले पूरा पाषाण काल का फेज आता है, अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन मिलता जुलता है। नवपाषाण काल सबसे पहले पश्चिम एशिया में शुरू हुआ, जिसको अभी आप देखते हो, जिसमें सीरिया, फिलिस्तीनी और इजराइल का क्षेत्र, वहीं पर सबसे पहले नवपाषाण काल आया था। और नवपाषाण काल में पत्थर के बेहतर किस्म के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया, और पहली बार नवपाषाण काल में मानव अब शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। मतलब द ह्यूमन बींग्स टर्न फ्रॉम द फूड कलेक्टिंग एंड हंटिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज।
तो मानव अब यहां से उत्पादन शुरू किया, और उत्पादन पशुपालन और कृषि यहीं से शुरू हुआ। तो आगे जो सभ्यता बनेगी उसका आधार यहीं से तैयार हुआ। तो यूरोप में देखोगे तो पूरा पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आया, कि नवपाषाण काल तो सबसे पहले पश्चिम एशिया में आया, और फिर उसके आगे देखते हो तब कहते हो ताम्रपाषाण काल। अब ये ताम्रपाषाण काल क्या है? तो तांबे का प्रचलन धातु के रूप में जब पहली बार शुरू होगा तो उसको हम ताम्रपाषाण काल कहेंगे। यहां दिखिएगा आपको ज्यादा, जब धातु के रूप में तांबे का प्रचलन आरंभ होगा तो उसको हम ताम्रपाषाण कहेंगे, काल कहेंगे। अब तांबे का प्रचलन धातु के रूप में शुरू हो गया, ये हुआ ताम्रपाषाण काल। पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण चलने लगे। अब ताम्रपाषाण काल में ही मैं स्टूडेंट्स एक खास युग आ जाता है, उसको कहते हैं कांस्य युग। कांस्य युग इसलिए कि तांबे से ही लोग तांबे में टिन मिलाकर वो कांसा बना लेंगे। तो कांसा बना लेंगे तो तांबे की तुलना में जो कांसे नामक धातु है वो ज्यादा मजबूत होगी, उससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया होगा। तो जब कांस्य युग में जब आ गए आप, तब कुछ सभ्यताएं आई। जैसे ये सभ्यताएं जो आई, इसी में यार आप देखोगे उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र, पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र, और उसके बाद फिर पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया, और फिर इधर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद फिर आगे देखोगे तो चीन की सभ्यता आ जाएगी। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय सभ्यता है, जिसमें एक लैटिन अमेरिका में, जिसको दक्षिण अमेरिका कहते हैं, वहां पर माया सभ्यता आ जाएगी, जो बहुत हड़प्पा उससे पहले है। यूरोप में सबसे पहले सभ्यता आएगी यूनान की सभ्यता। अब यूनान की सभ्यता आई तो इसने जो क्लासिकल एज एक खास कोई भी सभ्यता में जो होता है उसमें क्लासिकल एज बोलते हैं। क्लासिकल एज का मतलब होता है, उसको हिंदी में शास्त्रीय बोलते हैं। मतलब कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति जब विकास के खास स्तर पर या कोई साहित्य कोई खास स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको क्लासिकल बोलते हैं। यूनान की सभ्यता भी जो क्लासिकल एज में पहुंची है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व तक ये क्लासिकल एज में पहुंची, या 338 ईसा पूर्व, 338 ईसा पूर्व तक इसको क्लासिकल एज बोलते हैं। तो यूनान की सभ्यता इतना लेट आई है। अब यूनान की सभ्यता के बाद तब फिर उसी समय रोम की सभ्यता, जैसे यूनान है वो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में है। मैं आपको बताता हूं यूनान का मैप, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये आपका ये क्षेत्र है, तो यहां पर यूरोप में ये तो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। ये मैकेडोनिया जो आप देख रहे हो यही यूनान, यही ग्रीस है, देखो यही यूनान है। और इससे उत्तर थोड़ा सा आप बढ़ोगे तब रोम होगा, जैसे ये रोम होगा। इससे थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो ये रोम है यहां पर। तो सबसे पहली जो सभ्यता आई है यूनान की सभ्यता यहां आई, यहां पर रोम की सभ्यता विकसित हुई। अब इसमें यहां पर बताओ कि विश्व की, यहीं पर मैंने आपको बताया कि विश्व की इन प्राचीनतम सभ्यताओं में उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, इराक में दजला फुरात नदी है। क्योंकि ये सभ्यता, क्योंकि उसमें पानी एक्चुअली लोग जमीन के नीचे से नहीं निकाल पाते थे, उस तरह का कुएं विकसित नहीं हुए थे, तो लोग नदी किनारे बसते थे पानी की जरूरत के लिए। तो उसमें जो उन्होंने मिस्र में था तो नाइल नदी थी, वहां नील नदी जिसको बोलते हो, और मेसोपोटामिया दजला फुरात की घाटी में, दजला फुरात नदी थी उसकी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता था। भारत में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आ गई। लगभग उसी समय 1500 ईसा पूर्व में अमेरिका में माया सभ्यता, उसी समय उसके बाद है, उसी काल में, लगभग उसी काल में नहीं होगा, उसके बाद है, उसके पश्चात होगा, उसके पश्चात मैंने चीन की सभ्यता हमको 1500 ईसा पूर्व में अमेरिका में माया सभ्यता विकसित हुई। चीन की सभ्यता इसके बाद की है। यूरोप इनके बहुत बाद सभ्यता की अवस्था में पहुंचा। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूनान की सभ्यता आई, ये चीन की सभ्यता उसके बाद की। देखो इस सेंटेंस थोड़ा उलट पुलट हो गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, प्लीज आप लोग ठीक कर लेना। जैसे
दरिला फुरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा भारत में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई, ये है ना। इसके बाद होगा कि लगभग उसी काल में चीन की सभ्यता आ गई, ये होना चाहिए था, चीन की सभ्यता आ गई, सभ्यता आ गई। और फिर है कि चीन की सभ्यता, हाँ, इसके बाद माया सभ्यता इसके बाद की है, मतलब चीन के बाद की माया सभ्यता है। मतलब आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता लगभग समकालीन है। चीन की सभ्यता उसके थोड़े बाद की है, और माया सभ्यता फिर उसके बाद लगभग माया सभ्यता है, वो भी उसी काल की है। इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह नगर राज्य, हाँ, उसके बाद यूरोप में इसके बाद बहुत, यूरोप इनके बहुत बाद सभ्यता की अवस्थाएं पहुंचा। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूनान की सभ्यता आई। देखो अभी मैंने आपको दिखाया है कि यूरोप की सबसे प्राचीन सभ्यता यही यूनान की सभ्यता है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसका भौगोलिक क्षेत्र देखो, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है, और इसके आसपास देखोगे इधर एजियन सी है, एजियन सागर है। तो आसपास चारों तरफ जो कि सागर सागर होने से क्या हुआ कि यहाँ पर व्यापार का स्कोप बहुत बढ़िया हो गया। यूनान में व्यापार का स्कोप बहुत अच्छा हो गया। इसलिए तुम देखोगे यूनान की सभ्यता है, बाकी सभ्यता तो नहीं, लेकिन यूनान की सभ्यता नगरीकरण की अवस्थाएं पहुंच गई। मतलब यहाँ पर यूनान में तुमको पढ़ने को या बचपन क्लास में पढ़ा होगा, एथेंस, स्पार्टा, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। जैसे देखो ये सब नगर थे, जैसे एथेंस एक नगर था, एक नगर का नाम था स्पार्टा, जैसे एथेंस एक नगर था, एक का नाम था स्पार्टा, एक का नाम था कोरिंथ, एक का नाम था थीबू। मतलब ये सब नगर थे, छोटे छोटे यहाँ पर नगर राज्य थे, छोटे ही छोटे थे नगर राज्य। मतलब ये राज्य थे लेकिन नगर का रूप ले चुके थे, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था कि नगर राज्य का रूप ले चुका था। तो वही आपको यहाँ पर सूचना मिलती है कि ये नगर राज्य का रूप ले चुका था, जो इसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था। और फिर तांबे के अब यहाँ पर है कि इसके विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह राज्य 800 ईसा पूर्व की अवस्थाएं पहुंच गया, राज्य नगर राज्य की अवस्थाएं पहुंच गया। तांबे के पश्चात मानव समुदाय लोहे की अवस्थाएं पहुंचा। लोहा एक मजबूत धातु था। अब जैसे हम अभी आपको पीछे बता रहे थे, देखिए ये जो मैं पीछे बता रहा था ताम्रपाषाण काल, तो कांस्य युग ताम्रपाषाण काल में, कांस्य युग ताम्रपाषाण काल का ही भाग है, क्योंकि तांबे से आप 3 मिला दोगे तो कांसा बन जाएगा। इसके आगे का चरण आया है लोहा, लौह युग। इसके आगे ताम्र युग में कुछ सभ्यताएं आई हैं, मतलब इसी समय माया सभ्यता भी आई है, चीन की सभ्यता भी आई है, मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा सभ्यता आई है। और यूनान की सभ्यता भी कांस्य युगीन ही है, वो कांसा तक ही है, लोहे का प्रचलन नहीं हुआ। अब लौह युग आपको बता रहा हूं कि इसके बाद लौह युग आएगा, और जब लौह युग आएगा तो तांबे के पश्चात मानव समुदाय लोहे की अवस्थाएं पहुंचा। लोहा एक मजबूत धातु था तथा इसका प्रचुरता भी अधिक थी, अतः इसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। इस प्रकार साम्राज्यों का युग आरंभ हुआ। इसके तहत निम्नलिखित साम्राज्यों की व्याख्या की जा सकती है। देखो, राज्य और साम्राज्य में अंतर है। राज्य एक छोटा सा होता है, उसमें सांस्कृतिक विविधता भी कम होती है, उसमें क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता कम होती है। लेकिन जो साम्राज्य होता है वो बड़े आकार का होता है, उसमें क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक होती है। तो यहां पर हमने बताया कि जब तक कांसा था तो कांसे से तो चलो उत्पादन में प्रोत्साहन मिला, लेकिन कांसे से उस हद तक उत्पादन नहीं हो पाता था कि कोई बड़ा साम्राज्य बन सके। इसलिए कांसे युग में तुम देखोगे, ताम्रपाषाण काल का ही भाग है, तो कांसे युग में देखोगे उसमें मतलब बहुत सारी सभ्यताएं आई। मिस्र की सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, भारत की सभ्यता आई, उधर यूनान की सभ्यता आई। तो ये सब सभ्यताएं आई, लेकिन वो सब साम्राज्य के स्तर पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जो तुम देखोगे जब लोहा आया तो देखो, अब तांबे का प्रचलन और लोहे का प्रचलन में एक टेक्निकलिटी में और भी समझाता हूं। ऐसा नहीं कि इंसान लोहा नहीं जानता था, मुख्य समस्या आती थी उसको गलाने की विधि की। तो तांबा को गलाना ज्यादा आसान था, तो इसलिए लोग पहले तांबे का प्रयोग किया, क्योंकि तांबे को आप 1054 सेंटीग्रेड पर गला देते। लोहे को गलाने के लिए कम से कम 1534 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा।
तो लोहे की गलनांक ज्यादा थी, इसलिए लोहे के प्रयोग में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन तांबे की तुलना में लोहे की प्रचुरता बहुत अधिक थी और लोहा एक मजबूत धातु भी था। तो जब लोहे का प्रचलन शुरू हुआ तब तरक्की ज्यादा तेजी से हुई और फिर जो छोटे छोटे राज्य वो बड़े बड़े साम्राज्य में ढल गए। अब इसी में मैं आपको कुछ साम्राज्यों से परिचय कराता हूं। पहले वो अखमीनी साम्राज्य। यह साम्राज्य पश्चिम एशिया के ईरान में डेरियस के अधीन। जैसे आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे मेरे साथ पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा कि जब जिस समय इधर मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उस समय पहले डेरियस ईरानी शासक था। या कभी एक मूवी आपने देखी होगी, तो मूवी का नाम है 300। स्पार्टा ने जो उस ईरानी साम्राज्य से एक युद्ध किया है, 300 उस मूवी का ही नाम है, जो 300 सोल्जर्स ने उसको बचाया है। तो वो है वो एक वही ईरानी साम्राज्य, विशाल ईरानी साम्राज्य। यहां पर मैप होना चाहिए, देखो यही ईरानी साम्राज्य है जो देखो दक्षिणी पूर्वी यूरोप से शुरू होता है और पूरे पश्चिम एशिया को जीतते हुए ईरानी साम्राज्य कहां पहुंच जाता है। देखो मध्य एशिया का पार्ट पर भी उसका कब्जा है और देखो भारत का भी उत्तर पश्चिम भारत को जीत लेता है। उत्तर पश्चिम भारत में वो तक्षशिला भी उसी के अधीन है। जैसे 16 महाजनपद का आपने नाम सुना होगा, तो 14 महाजनपद तो मगध साम्राज्य में विलीन हो गया और 2 महाजनपद जो था, जिसमें एक का नाम था कंबोज और दूसरे का नाम था गांधार था, वो ईरानी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और डेरियस प्रथम ईरान का एक बड़ा महान शासक था, मान ईरानी साम्राज्य का, और ये पहला ग्लोबल साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य, जिसको अखमीनी साम्राज्य जिसको बोलते हैं। ईरानी साम्राज्य को अखमीनी साम्राज्य, जैसे ये टर्म जो आपको मिला है वो ईरानी साम्राज्य के लिए अखमीनी साम्राज्य बोलते हैं। ये साम्राज्य अपने आकार में बहुत विशाल था और जो भारतीय क्षेत्र पर इसने नियंत्रण बना रखा था, उस भारतीय क्षेत्र से उसको 360 टैलेंट सोना प्रति वर्ष मिलता था कर के रूप में। इसको 360 टैलेंट सोना प्रति वर्ष कर के रूप में मिलता था। अब इसके ये देखो इतना बड़ा है राज्य। अब इसका पहला वैश्विक साम्राज्य माना गया। यह साम्राज्य पश्चिम एशिया में ईरान के डेरियस के अधीन, इसे पहला वैश्विक साम्राज्य ग्लोबल एम्पायर जो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप से लेकर मध्य एशिया उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। वही समय जब भारत में मगध साम्राज्य का उद्भव विस्तार का आरंभ हुआ था। तो मगध साम्राज्य भारत का एक साम्राज्य था। अब सिकंदर का साम्राज्य। अब देखो सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। तो फिलिप ने पहले साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और फिलिप का जो जगह का इसका ओरिजिनल जगह था उसका नाम यहां पर आपको मैप में मिलेगा भूमध्य सागर में। ये जगह है मैकेडोनिया। तो पहले मैकेडोनिया का उसने एक साम्राज्य बनाया, मैकेडोनिया का शासक था सिकंदर का पिता फिलिप। और फिर फिलिप ने ही पहले यूनानी नगर राज्यों को जीता और भूमध्य सागर में उसने प्रसार किया। एक साम्राज्य का आकार देना शुरू किया फिलिप ने और 336 ईसा पूर्व के करीब उसका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर। सिकंदर एक महान विजेता था और तब तक वो जो ईरानी साम्राज्य देख रहे उसका पतन हो चुका था। तो सिकंदर ऐसे पूरब की तरफ बढ़ा, ऐसे बढ़ा और जो ईरानी साम्राज्य का जो बचा हुआ अंश है उसको जीतता हुआ सिकंदर निकलता चला गया। तो पश्चिम एशिया में उसने सिकंदर ने इधर मिस्र को भी जीता, वो भी ईरानी साम्राज्य से छीना था। और फिर यहां से जीतते हुए सिकंदर यहां से आगे बढ़ा और सिकंदर ने मध्य एशिया, अफगानिस्तान वगैरह पर कब्जा, मध्य एशिया पर कब्जा करते हुए और तब उत्तर पश्चिम भारत में पहले सिंधु नदी को पार किया। और सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच, इन दोनों के बीच एक राजा था भारत का, आम्भी नाम था, तक्षशिला का शासक। उसने उसके सामने समर्पण कर दिया। तब सिकंदर ने फिर झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच एक राजा पोरस से उसका मुकाबला हुआ। छोटा ही राजा था परंतु उसने जमकर सिकंदर से लोहा लिया और सिकंदर को युद्ध का स्वाद दिया उसने। फिर सिकंदर उसको पराजित किया। फिर उसने झेलम चिनाब के बाद फिर चिनाब को क्रॉस किया, रावी की तरफ गया। तो उसके पोरस का एक भतीजा था, उसको यंगर पोरस बोलते हैं, उससे भी उसका संघर्ष हुआ तो उसको भी उसने पराजित किया। और फिर वहां क्रॉस करता हुआ व्यास नदी तक पहुंच गया। जब व्यास नदी तक सिकंदर की सेना पहुंच गई तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो क्षेत्र था माय स्टूडेंट्स, वो धनानंद का क्षेत्र था जो नंद शासक था। और नंद शासक की इतनी तारीफ हो चुकी थी, नंद शासक की इतनी तारीफ हुई थी और उसके सैनिक नंद शासक की सैनिक शक्ति की इतनी तारीफ सुन रखी थी कि उनको भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिकंदर हमें कोई जानलेवा,
कोई युद्ध में उलझा दे और उसमें हमें बहुत परेशानी हो जाए, इसलिए सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर ने अपने सेना को काफी मोटिवेट करने की कोशिश की, काफी प्रोत्साहित करने की कोशिश की, बड़े ओजस्वी भाषण दिए, लेकिन उसकी सेना तैयार नहीं हुई। तब सिकंदर वहां से लौटने लगा और लौटते हुए बहुत सारे अराजक गणतंत्र थे उस समय, उसको भी जीतता गया। कट, स्वभूति, मालव, क्षुद्रक, बहुत आपको एंशिएंट में मिलेगा। और तब उसने एक तो अपनी सेना को दो भागों में बांटा, एक तो जल सेना से, मतलब एक तो जल मार्ग से उसने नियरकस के अधीन सेनापति था, उसके अधीन उसने एक पार्ट सेना की भेज दी, और एक पार्ट खुद लैंड रूट से लेते हुए, मैंने भूमि मार्ग से लेते हुए वो लौट रहा था। तो लौटते हुए बेबीलोन, जो मेसोपोटामिया में ही है, बेबीलोन में उसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद फिर उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उसके साम्राज्य 3 भाग में बट गए। एक भाग मिला था उसके एक सेनापति सेल्यूकस को, जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का पड़ोसी बना था। इसमें इतना ही जानिए। अब आप जानेंगे एक रोमन साम्राज्य। जैसे जो यूनानी सभ्यता है, यूनानी सभ्यता तो साम्राज्य के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो रोमन सभ्यता है वो रोमन सभ्यता साम्राज्य के स्तर पर पहुंच गई। अब मैं देखो यहां पर ये विशाल देखो रोमन साम्राज्य है। तो रोमन जैसे यूनान की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता तक ही रह गई, लेकिन रोमन सभ्यता इटली जहां जो क्षेत्र देख रहे हो वहां पर पनपी, और वहीं से रोमन सभ्यता विकसित होती हुई और अपना रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। ऐसे फैलता हुआ साम्राज्य, ये देखो पश्चिम एशिया से ऐसे उठेगा और ये साम्राज्य यहां से निकलते हुए और जाएगा, और जाते हुए ये साम्राज्य फिर आगे बढ़ते हुए ईस्ट तक पहुंच गया। ये देखो ये पश्चिम एशिया तक ये साम्राज्य फैल गया। ये इसमें नॉर्थ पूरे यूरोप लगभग आ गए और पश्चिम एशिया का भूभाग आ गया। ये मिस्र के भी एक भाग पर इस रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, और सबसे बढ़कर उत्तरी अफ्रीका पर इसका कब्जा हो। उत्तरी अफ्रीका के भाग, यहां पर उत्तरी अफ्रीका में एक साम्राज्य था, उसका नाम था कार्थेज का साम्राज्य। उत्तरी अफ्रीका में एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था कार्थेज का साम्राज्य। तो कार्थेज के साम्राज्य से रोमन साम्राज्य का निरंतर प्रतिस्पर्धा होती थी, परंतु रोमन साम्राज्य ने इसको भी जीत लिया। तो ये विशाल काय आकार का बन गया रोमन साम्राज्य। जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का ट्रेड होता था, वो भी आपको सूचना मिलेगी। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का आकार बहुत विशाल हो गया तो ये 3rd सेंचुरी में आकर 2 पार्ट में बट गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, यहां पर आपको मैप पर जो दिया हुआ है पिंक कलर, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का है, और ये जो हल्का पिंक कलर है, ये ब्राउन कलर, ये आपको पूर्वी रोमन साम्राज्य का है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का मैं स्टूडेंट देखो, ये सब शब्दावली जानना बहुत आवश्यक है। आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लगेगा, लेकिन आप धैर्य रखना, ये सब शब्दावलियों को हल्का, इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बेस है, बेस में खास हमको टर्म्स चाहिए, क्योंकि आगे जब हम आपको पुनर्जागरण पढ़ाएंगे या आगे इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब टर्म्स का रेफरेंस आएगा। यूनान की सभ्यता का रेफरेंस आएगा, रोम की सभ्यता का रेफरेंस आएगा, बिजेंटियन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य का रेफरेंस आएगा, इंडियन हिस्ट्री में भी रेफरेंस आएगा। तो वहां पर आपको आश्चर्य होगा कि भाई इसको हम कैसे नहीं जानते हैं। तो आप वहां पर थोड़ा एक कमी सा महसूस करोगे। तो इस कमी की भरपाई के लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इस चैप्टर को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसका एक और नाम है, उसका नाम है बिजेंटियन साम्राज्य। बिजेंटियन साम्राज्य, ओके, इसका नाम हो गया बिजेंटियन साम्राज्य। और अब देखो इसमें जैसे ये जो साम्राज्य, यहां पर एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, यहां पर जो मैंने पर डॉट लगाया है, गौर करना। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया है, और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम है। देखो ये रोम है, यहां पर मैंने डॉट लगाया, ये रोम है। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी है, और कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है। इस तरह से अब रोमन साम्राज्य के 2 पार्ट हो गए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य। तो इस पार्ट को आप ध्यान रखना। तो यहीं पर आपको बताया जाता है, यहां पर आपको सूचना दी गई है कि आरंभ रोमन, इसी समय यूरोप में एक नए साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ, जिसे रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया।
जैसा कि हमने पीछे देखा कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक यूनान की सभ्यता स्थापित हो गई थी, परंतु 4वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य में सिकंदर के पिता फिलिप ने यूनानी नगर राज्य को जीत लिया था, इसलिए यूनान की सभ्यता साम्राज्य की अवस्था में नहीं पहुंच सकी थी। परंतु इसके पश्चात दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक रोमन सभ्यता का विकास हुआ और यूनानी लोगों की दृष्टि अधिक बौद्धिक थी, माने यूनानी लोग जो थे वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में रहते थे, तो अधिक बौद्धिक थी, तो रोमन लोगों की दृष्टि अधिक व्यावहारिक, इसलिए रोमन लोगों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। आरंभ में यह एक गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब कोई राजा नहीं था, बल्कि आरंभ में जो रोम था वो रोम एक गणतंत्र था, माने रिपब्लिक था, दैट वाज ए रिपब्लिक। परंतु आगे चलकर यह राजतंत्र के रूप में स्थापित हो गया। फिर 3वीं सदी ईसा पूर्व के पश्चात इसके विशाल आकार को देखते हुए इसका विभाजन पूर्वी रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बीच हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। परंतु आगे पश्चिमी रोमन साम्राज्य को निरंतर जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस कारण अब देखो इसमें एक घटना हो गई है, देखो इसको मैं बताता हूं। ये देखो, ये जो आप पश्चिमी रोमन साम्राज्य देख रहे हो, इसके ऊपर में यहां देखोगे तो ये जर्मन क्षेत्र है, यहां पर जर्मन जनजातियां बसती थी, ये बड़े लड़ाकू थे। जैसे सेंट्रल एशियन से आर्यंस आए, तो उसी तरह से जर्मन जनजातियां थी। ये जनजातियां बड़े ही लड़ाकू थे और ये बड़े मतलब एग्रेसिव थे। तो जो जर्मन जनजातियां थी वो, जैसे पूर्वी रोमन साम्राज्य तो आगे बचा रहेगा, लेकिन जो जर्मन जनजातियां वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करती रहेगी। तो जो जर्मन जनजातियां पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करती रहेगी, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और वह टूट जाएगा। तो 476 ईस्वी के करीब में यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट जाएगा और इसके टूटने के बाद यूरोप में वो व्यवस्था कायम होगी जिसको सामंतवाद कहेंगे। आप चिंता मत करो, सामंतवाद में आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट जाएगा तो यूरोप में वो व्यवस्था कायम होगी जिसे हम साम्राज्यवाद के नाम से जानेंगे। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य चलता रहेगा। ध्यान रहे, पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन मैं बताऊंगा 1453 में कुस्तुनतुनिया से। कुस्तुनतुनिया का पतन होगा 1453 में। पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष आगे तक चलेगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य 5वीं सदी के अंत तक यानी 476 ईस्वी तक टूट चुका है, इसका पतन हो चुका है, इसके कई टुकड़े बढ़ चुके हैं और अब वहां पर सामंतवाद आ गया है। तो यही चीज मैंने यहां पर आपको कवर की कि इसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। परंतु आगे पश्चिमी रोमन साम्राज्य को निरंतर जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके कारण लगभग 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, यही मैंने आपको बताया है। जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष आगे तक चलता रहा। अब मौर्य साम्राज्य, अब देखो ये मौर्य साम्राज्य इसलिए मैं चूंकि दुनिया का साम्राज्य बता रहा हूं, तो जिसमें वहां रोमन साम्राज्य चल रहा था उससे पहले ही रोमन साम्राज्य, जिसमें रोमन साम्राज्य बन रहा था, क्योंकि रोमन साम्राज्य भी तो कई फेज में चले हैं ना। तो रोमन राज्य की स्थापना तो 509 ईसा पूर्व के करीब हुई थी, लेकिन फिर रोमन साम्राज्य धीरे धीरे अब देखोगे कि अपना ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आकर पावरफुल हुआ था। उस समय पहले भारत में एक साम्राज्य था जिसको मौर्य साम्राज्य कहते हो। देखो ना कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य, मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्थापित किया था और बिंदुसार के समय रहा और अशोक ने इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। इसमें आप थोड़ा सा इस साम्राज्य, चूंकि दुनिया के साम्राज्य देख रहे हो तो थोड़ा अपना साम्राज्य भी देख लो। जिसमें यूरोप में रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया, लगभग उसी समय भारत में प्रथम बड़े साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक फैला हुआ था, परंतु यह रोमन साम्राज्य जितना दीर्घजीवी सिद्ध नहीं हुआ तथा दूसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य में इसका विघटन हो गया। मतलब दूसरी सदी ईसा पूर्व में इसका विघटन हो गया, जो यहाँ उसके बाद फिर शुंग वंश, कर्ण वंश वगैरह आया। आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे। अब कुषाण साम्राज्य, अब देखो जब मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, जब जिसको मौर्योत्तर काल कहते हो, वहां पर अनेक राज्य आ चुके हैं, लेकिन उसमें 2 राज्य है जो इस आकार में बड़ा हुआ है। एक राज्य सातवाहन राज्य है, सातवाहन साम्राज्य है, और सबसे बड़ा साम्राज्य यहाँ पर कुषाण साम्राज्य बना। जैसे देखो ये मध्य एशिया तक फैला हुआ था। आपने एक रेशम मार्ग का नाम सुना होगा। रेशम मार्ग के एक भाग पर इसका नियंत्रण था। इसका प्रसार उत्तर में खोरासान मध्य एशिया में से दक्षिण में बनारस तक था।
इसमें मध्य एशिया का ऑक्सस नदी से लेकर गंगा नदी तक, ऑक्सस नदी मध्य एशिया में, और इसमें मध्य एशिया का भाग शामिल था, ईरान का भाग शामिल था, लगभग पूरा अफगानिस्तान था, पूरा पाकिस्तान था, और उत्तर भारत का भूभाग शामिल था। इतना बड़ा साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत में अनेक राज्य स्थापित हुए, किंतु इनमें से 2 राज्य साम्राज्य के स्तर तक पहुंच गए, कुषाण एवं सातवाहन। कुषाण साम्राज्य ने एक विशाल आकार ग्रहण किया जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। यह रेशम मार्ग के एक भाग पर, रेशम मार्ग एक मार्ग था जो पूरब में चीन को पश्चिम में रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, उसका नाम था रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग के एक भाग पर कुषाणों का नियंत्रण था। अब जिस समय आपने इतने साम्राज्य देखे, वहीं पर चीन में एक साम्राज्य को देख रही है, चीन का है हान साम्राज्य, दैट इज कॉल्ड हान साम्राज्य इन चाइना। ये चाइना का हान साम्राज्य। इसमें क्या है कि लगभग इसी काल में चीन में एक बड़े साम्राज्य हान साम्राज्य का विकास हुआ। यह चीन का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच लगभग 400 वर्षों तक रहा। ईसा पूर्व तो आप लोग समझते ही हो। ईसा पूर्व का मतलब हुआ जैसे जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले चले जाओ तो ईसा पूर्व हो गया, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आओगे तो ईसवी हो गया। हालांकि अब उसका नाम बदल गया है। बहुत सारे धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट से अपने आप को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा कैलकुलेशन है वह बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यही प्रचलन हुआ है, BCE और CE। तो उसी में आप देखोगे 400 वर्षों तक यह हान साम्राज्य चला, माने ईसा की 200 वर्ष पहले से लेकर ईसा के 200 वर्ष बाद तक। अब यह हान साम्राज्य चाइना में बड़ा ही इलस्ट्रियस साम्राज्य, बड़ा महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। कन्फ्यूशियस की शिक्षा पर, कन्फ्यूशियस में बताऊंगा चिंतक के रूप में, इसका विशेष बल रहा था। अब देखो, इतने साम्राज्य से मैंने वाकिफ कराया आपको। पहले अखमेनी साम्राज्य, फिर सिकंदर का साम्राज्य, फिर रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में 2 पार्ट, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। भारत में मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य, और चीन में हान साम्राज्य। तो इतने साम्राज्य से आप परिचित हो गए। तो अभी आपने राजनीतिक संरचना की है, अब आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना कल के लिए मैं होमवर्क आपको दे देता हूं। देखिए, आपके लिए होमवर्क है, ये पूरे आप इसको देख लीजिएगा, जरथुस्ट, ये इकोनॉमी को देख लीजिएगा, धर्म को देख लीजिएगा, फिर यहां पर चले आइएगा आप इस्लाम का उद्भव, धर्म युद्ध, और आप मध्यकाल तक कल पढ़ने की कोशिश करिए। पूरा तो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन जितना तक पढ़ पाइएगा आप मध्यकाल तक कल पढ़ने का प्रयास करिए। हो सकता है मध्यकाल तक मैं पूरा कल नहीं कर पाऊं, कल आधा मध्यकाल ही करूं, लेकिन आप लोग मध्यकाल पढ़िएगा और मध्यकालीन यूरोप तक पढ़िएगा। देखिए, आधुनिक यूरोप यहां से शुरू हो जाएगा, आपका आधुनिक विश्व यहां से शुरू हो जाएगा, तो आप मध्यकालीन विश्व तक पढ़िएगा। आधुनिक विश्व यहां से शुरू हो जाएगा। तो कल आप लोगों को मैं स्टूडेंट्स मध्यकालीन विश्व तक पढ़कर आना है, और हम कल वहीं से पकड़ेंगे। आप देखिए, अभी आरंभिक क्लास है, 1-2 क्लास जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में लगा था, उससे 1-2-3 क्लास आपको हमसे टीम्ड अप होने में लगेगा, फिर आप बहुत अच्छा एंजॉय करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। इसलिए आज मैं यही रुकता हूं। आई विल सी यू टुमारो। माय स्टूडेंट्स, आप लोग होमवर्क करके जरूर आइएगा मध्यकालीन विश्व तक।